Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह गाजला विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जलवायु की, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। तो जो राजस्थान की जलवायु है, इस राजस्थान की जलवायु की बात करने से पहले कि जलवायु का जो मुख्य कारण है या उत्पत्ति का केंद्र क्या है, भारत में मानसून की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत या मुख्य परिकल्पनाएं कौन सी दी गई थी और कैसे ये जलवायु या जो मानसून है वो राजस्थान में प्रवेश करता है, तो थोड़ा इनसे पहले उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु क्या है? तो जलवायु का अर्थ होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र पर दीर्घकालीन वायु की अवस्था ही क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र पर दीर्घकालीन वायु की मतलब लंबी वायु की अवस्था ही क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। और जलवायु के संदर्भ में जो राजस्थान की जलवायु है, विस्तार में या अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उस समय बताया कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 भागों में। कर्क रेखा के ऊपर का भाग उपोष्ण। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो है उपोष्ण मानसूनी प्रकार की। उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। किस प्रकार की है? उपोष्ण। जबकि भारत की बात की जाए तो कर्क रेखा भारत को कितने भागों में? 2 भागों में। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, अर्थात दक्षिण का भाग अधिक होने के कारण भारत की जलवायु क्या आती है? उष्ण मानसूनी प्रकार की। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मानसूनी। तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति या मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। किससे बना है? मौसम से। और इस मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यह समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की। और मानसूनी जो शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा, अर्थात यह समय के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। जो जलवायु है भारत की, और ये जो शब्द है मानसून, इस मानसून शब्द को सबसे पहले हिप्पालस ने दिया था। हिप्पालस। मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? हिप्पालस था। भारत की जलवायु का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, भारत की जलवायु का वर्गीकरण करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था ब्लैनफोर्ड। ब्लैनफोर्ड। जबकि मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु या मानसूनी जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था अलमसूदी। अलमसूदी। और मार्स डेन के अनुसार, किसके अनुसार? मार्स डेन के अनुसार समस्त विश्व की जलवायु भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है। एक बार इन लाइनों को वापस सुने। जलवायु राजस्थान की क्या पढ़ेंगे? जलवायु। राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले कुछ अलग भारत से बातें करते हैं ताकि अपन समझ सकें कि भाई राजस्थान में मानसून कैसे प्रवेश करता है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र पर दीर्घकालीन जो वायु की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। और जो राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की मानी जाती है? उपोष्ण मानसूनी प्रकार की। जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा की। किससे बना है? मौसम शब्द से बना। और इसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा। अर्थात अपन बता सकते हैं कि यह किसके साथ परिवर्तित होता है? समय के साथ। और मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिप्पालस ने किया था। भारत की जलवायु का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ब्लैनफोर्ड। और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहने वाला व्यक्ति कौन था? अलमसूदी। और मार्स डेन के अनुसार विश्व की समस्त जलवायु कहाँ विद्यमान है? भारत में विद्यमान है या पाई जाती है। आगे बात करते हैं
राजस्थान की जलवायु का सबसे पहले वर्गीकरण कोपेन था। जो राजस्थान की जलवायु था उसका वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? कोपेन। आगे बात करेंगे इनकी। अब बात करते हैं कि मानसून की उत्पत्ति की परिकल्पना। तो देखो मानसून की उत्पत्ति की जो परिकल्पना है वो कौन कौन सी है। मानसून की उत्पत्ति या सिद्धांत देखो कौन से हैं। मानसून के उत्पत्ति के परिकल्पना। तो सबसे पहले परिकल्पना आती है तापीय परिकल्पना, और ये दी थी डेडले ने। उसके बाद में चक्रवातीय, चक्रवातीय या इसे ही बोलते हैं स्पेटीय परिकल्पना, और ये परिकल्पना दी थी स्पेट ने। किसने दी थी? स्पेट ने दी थी। उसके बाद में अगली जो परिकल्पना है या जो सिद्धांत है वो आता है जेट स्ट्रीम परिकल्पना, और यह परिकल्पना दी थी यीस्ट ने। किसने दी थी? यीस्ट ने दी थी। अगला जो है वो है ला नीनो व अल नीनो परिकल्पना। तो भारतीय मानसून की में मुख्यतः जो उत्पत्ति है या जो सिद्धांत है वो कितनी हैं? 4 हैं। तापीय परिकल्पना किसने बताई? डेडले ने। चक्रवातीय स्पेटीय परिकल्पना स्पेट ने, और जेट स्ट्रीम परिकल्पना यीस्ट ने, और ला नीनो व अल नीनो परिकल्पना किस? इनके चारों की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तापीय परिकल्पना। देखो तापीय परिकल्पना क्या कहती है। ये अपनी क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस रेखा पर सूर्य जो होता है लंबवत है वो होता है मार्च के माह में। कब होता है? मार्च के माह में इस पर क्या होता है? लंबवत होता है। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य जब सीधा चमकता है अर्थात भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की लंबवत स्थिति होती है तो यहाँ पर एक केंद्र बनता है निम्न वायुदाब का। निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है जिसको ITCZ जोन के नाम से जाना जाता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है उसे किस नाम से जानते हैं? ITCZ। और उच्च वायुदाब 30 से 35 डिग्री। तो जब निम्न वायुदाब का केंद्र है भूमध्य रेखा, सूर्य जो सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर किसका बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र, क्योंकि अत्यधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। उस तापमान हुए निम्न वायुदाब। तो जब ये व्यापारिक पौने उच्च वायुदाब से व्यापारिक पौने उच्च वायुदाब से किस ओर गति करेंगी? निम्न वायुदाब की ओर क्या करेंगी? गति करेंगी। और यहाँ पर तापमान सूर्य की स्थिति क्या है? सीधी लंबवत है। तो अत्यधिक तापमान होने के कारण किसका निर्माण हो रहा है? ITCZ का निर्माण हो रहा है, जिससे ये हवाएं क्या हो जाएंगी? गर्म होकर क्या उठेंगी? ऊपर उठेंगी, और वापस जो ठंडी होकर क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। तो ये बात तो किसने की थी? तापीय परिकल्पना या डेडले ने। उसके बाद में अगला आता है चक्रवातीय या स्पेट परिकल्पना। तो जो चक्रवात है वो क्या है? स्पेट के अनुसार स्पेट भारत में वर्षा का कारण मानता है वाताग्रह को। किसको मानता है? वाताग्रह को। स्पेट कहता है कि ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में
निम्न वायुदाब का क्या बनता है, केंद्र बनता है, जिससे क्या विकसित होते हैं, वाताग्रह विकसित होते हैं। क्या होते हैं, वाताग्रह विकसित होते हैं। और ये वाताग्रह जलवाष्प को, किसको, जलवाष्प को या नमी युक्त हवाओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यही भारत में क्या बनता है, वर्षा कारण। तो स्पेट ने मुख्य कारण किसको माना था, वाताग्रह को, कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या विकसित होते हैं, वाताग्रह विकसित होते हैं। और ये वाताग्रह ही भारत में किसको आकर्षित करते हैं, मानसून को आकर्षित करते हैं। अगली जो परिकल्पना आती है वो आती है जेट स्ट्रीम परिकल्पना। जेट स्ट्रीम परिकल्पना। तो जो जेट स्ट्रीम परिकल्पना थी वो क्या थी, भारत के उत्तरी भाग में एक पठार है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और इस तिब्बत के पठार के ऊपर अर्थात क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर कुछ गर्म तेज गति से क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। और इन गर्म हवाओं के कारण जो तिब्बत का पठार है वो क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर किसका निर्माण होता है, निम्न वायुदाब का। किसका होता है, निम्न वायुदाब का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर जब निम्न वायुदाब का निर्माण होता है तो उच्च वायुदाब का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, हिंद महासागर में। कहाँ होता है, हिंद महासागर में, जिससे यह भारत में आने वाली मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होती है, वर्षा होती है। इस जेट स्ट्रीम परिकल्पना का सर्वप्रथम पता जब जेट विमान, अमेरिका के जो जेट विमान थे वो जापान के ऊपर बम गिराकर वापस लौट रहे थे, उस समय इन विमानों की गति क्या हो गई थी, कम हो गई थी, वह दिशा क्या हो गई थी, परिवर्तित हो गई थी। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन हवाओं का पता कब लगाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जो जेट स्ट्रीम धाराएं थी, इन धाराओं का पता कब लगा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की जब जो अमेरिका के जेट विमान थे वो जापान पर बम गिराकर वापस लौट रहे थे। तो जैसे ही वो इन तिब्बत के पठार के ऊपर से गुजरे तो उनकी गति क्या हो गई, कम हो गई, तथा दिशा क्या हो गई थी, इनकी परिवर्तित हो गई थी। और इन्हीं धाराओं को किस नाम से जाना गया, जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम जो हवाएँ हैं ये भारत में किसको आकर्षित करती हैं, मानसून को आकर्षित करती हैं। अगला जो आता है वो आता है ला नीनो व अल नीनो। ला नीनो व अल नीनो। ला नीनो व अल नीनो ये एक प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। चलने वाली क्या है, गर्म हवाएं हैं। दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर, किस तट पर, पेरू तट पर, दक्षिणी अमेरिका का एक तट है जिसका नाम क्या है, पेरू तट पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के आसपास, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के आसपास समुद्री धाराओं का जन्म होता है। किसका होता है, समुद्री धाराओं का जन्म होता है। और इन धाराओं की एक क्या होती है, विशेष प्रवृत्ति होती है। जो समुद्री धाराएं इनकी क्या होती है, एक विशेष प्रवृत्ति होती है। अर्थात अपन बता सकते हैं कि वो विशेष प्रवृत्ति कौन सी है। तो इनका कभी तापमान 2 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है और कभी इनका तापमान 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, बढ़ता है। वापस सुने, ला नीनो व अल नीनो प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या हैं, गर्म हवाएं हैं। और जब दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के आसपास इन समुद्री धाराओं का क्या होता है, जन्म होता है। और इन्हीं धाराओं की एक क्या होती है, विशेष प्रवृत्ति होती है। कभी इनका तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है तो कभी इनका तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। जब 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ला नीनो। क्या कहा जाता है, ला नीनो। जबकि 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो उसे कहा जाता है अल नीनो।
क्या कहा जाता है? अल नीनो। जो ला नीनो है, इस स्थिति में भारत में मानसून की अवधि व मात्रा दोनों बढ़ जाती है। अवधि व मात्रा दोनों बढ़ जाती हैं, जबकि अल नीनो कंडीशन में भारत में मानसून की अवधि व मात्रा दोनों घट जाती है। ठीक है, तो ला नीनो अल नीनो प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म हवा है, और जो दक्षिणी अमेरिका का पेरू तट पर 25 दिसंबर के आसपास इन्हीं धाराओं का क्या होता है? जन्म होता है। इनकी एक क्या होती है? विशेष प्रवृत्ति होती है, और इसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। जब घटता है तो उसे बोलते हैं ला नीनो, और इस कंडीशन में भारत में मानसून की मात्रा व अवधि दोनों बढ़ जाती हैं। जबकि तापमान बढ़ता है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे कहा जाता है अल नीनो, और इस समय भारत में अवधि जो मानसून की मात्रा वो दोनों क्या हो जाती हैं? घट जाती है। तो ये तो थी मानसून से संबंधित परिकल्पनाएं। आगे बात करते हैं मानसून की प्रक्रिया। भारत में मानसून की प्रक्रिया कैसे राजस्थान में पहुंचता है? देखो सुने, भारत में मानसून की प्रक्रिया। भारत में मानसून की प्रक्रिया। तो भारत में मानसून की प्रक्रिया की बात की जाए भारत में, तो देखो जो सूर्य की स्थिति है वो भारत में लंबवत कब होती है? 21 जून को। कब होती है? 21 जून को। जबकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है मार्च माह में। कब होती है? मार्च माह में। मार्च माह में कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। जबकि जून माह में कहाँ होता है? भारत में के, मतलब बोल सकते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में। जब सूर्य की ये स्थिति होती है तो यहाँ पर बनता है निम्न वायुदाब। कहाँ पर बनता है? भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का केंद्र, या ITCZ जोन। ठीक है, तो निम्न वायुदाब का, अब जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च वायुदाब, और ये भी 30 से 35 क्या है? उच्च वायुदाब 30 से 35। तो उच्च वायुदाब से हवाएं कहाँ गति करेंगी? निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। कब? मार्च के माह में। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो भारत में के मध्य से कब गुजरता है? भारत के मध्य से जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है, और मध्य से गुजरती है। जो सूर्य की स्थिति होती है वो मुख्यतः इन 3 रेखाओं के मध्य होती है, भूमध्य, कर्क व मकर। जो सूर्य है वो सीधा इन्हीं 3 के 2 बार, यहाँ पर एक बार मार्च व सितंबर, और यहाँ पर जून, और यहाँ पर दिसंबर। तो ये होती है सूर्य की स्थिति। तो इन्हीं के मध्य सूर्य की स्थिति क्या होती है? लंबवत होती है। तो जब सूर्य 21 जून के आसपास कहाँ पहुँचेगा? कर्क रेखा पर। कहाँ पहुँचेगा? कर्क रेखा पर जब सूर्य पहुँचेगा तो कर्क रेखा के आसपास क्या बनेगा? निम्न वायुदाब का केंद्र। किसका बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। किसका केंद्र बनेगा? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। जब ये हवाएं जो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर आ रही हैं, जो व्यापारिक पवने हैं, इनकी दिशा इस समय क्या है? यूं है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो क्या हो जाएंगी? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। या दक्षिण पूर्व से किस ओर आ रही हैं? उत्तर पश्चिम की ओर। और जो ये हवाएं
उत्तरी गोलार्ध को पार करेंगी, ये हवाएं किसको पार करेंगी, उत्तरी गोलार्ध को पार करेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध को पार करते ही इन हवाओं की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थात अब इनकी जो हवा की दिशा होगी वो यूँ रहेगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की दिशा से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं। तो अब देखो 21 जून की बात करते हैं, या भारत में मानसून की बात करें तो भारत में मानसून की तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, अब जो भूमध्य रेखा थी ये मार्च और ये जून। तो मार्च में सूर्य कहाँ था, भूमध्य रेखा पर, और जून में सूर्य कहाँ है, कर्क रेखा पर। कहाँ है, कर्क रेखा पर, जो भारत के मध्य से गुजरती है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का केंद्र, निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाएगा। जबकि सॉरी उच्च वायुदाब का, जून माह में उच्च वायु दाब का केंद्र बनेगा। और निम्न वायुदाब का केंद्र कहाँ बनेगा, कर्क रेखा, अर्थात अपने मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में। किस में बनेगा, थार के मरुस्थल में किसका केंद्र बनेगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। इसे आपको भौतिक प्रदेश में एक लाइन लिखाई थी कि यह भारत में मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है तो अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, निम्न वायुदाब का। अब उच्च वायुदाब का जो केंद्र है वो बनता है हिंद महासागर में। कहाँ बनता है, हिंद महासागर में क्या बनेगा, उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। अब जो जैसे आपको वो व्यापारिक पवनें बताई थी कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या थी, यूँ थी व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। अब ये व्यापारिक पवनें क्या करेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही फेरल नियमानुसार कोरेलस बल के कारण इनकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोरेलस बल के कारण फेरल नियमानुसार, किस नियमानुसार, फेरल नियमानुसार जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें थी जो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर गति कर रही थी, उनकी दिशा उत्तरी भूमध्य रेखा को पार करते ही फेरल नियमानुसार या उत्तरी गोलार्ध में आते ही उनकी दिशा फेरल नियमानुसार अपनी किस ओर घूम जाती हैं, दाहिनी ओर घूम जाती है। अर्थात इनकी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती हैं। और यही जो दिशा है इन हवाओं की वो किस नाम से जानी जाती है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं, केरल राज्य। कहाँ पहुँचती हैं, केरल राज्य। अब आगे बात करते हैं। केरल राज्य में तो देखो सुनिए, केरल राज्य में सबसे पहले ये हवाएं कहाँ आई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो फेरल नियमानुसार इन हवाओं की दिशा क्या हो गई थी, दक्षिण पश्चिम। और जो ये हवाएं दक्षिणी पश्चिम दिशा से आ रही हैं वो किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो अब बात करते हैं अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। किसकी बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यह सर्वप्रथम है कहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर एक तट है केरल राज्य में जिसका नाम है मालाबार तट। कौन सा तट है, मालाबार तट। या तो यूँ बता सकते हैं कि मालाबार तट, या राज्य पूछा जाए तो केरल। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डेमम, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। इन्हीं पहाड़ियों से सर्वप्रथम टकरा कर क्या करता है, वर्षा करता है, जिसे मानसून परिस्फोट के नाम से जाना जाता है, मानसून परिस्फोट के नाम से जाना जाता है। और ये हवाएं इस जगह पर लगभग 1 जून के आसपास पहुंचती हैं। कब पहुंचती हैं, 1 जून के आसपास यहाँ पर पहुंच जाती हैं। आगे सुनिए, जब ये हवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं केरल राज्य में तो प्रायद्वीपीय भारत की विशेष स्थिति के कारण
इन हवाओं या ये हवाएं कितने भागों में विभाजित हो जाती हैं? 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, एक शाखा यूं और एक ये। तो इस शाखा को नाम दिया जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा, और इसका नाम है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा केरल राज्य में वर्षा करते हुए पश्चिमी घाट के सारे, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल में, पश्चिमी घाट के सारे वर्षा करते हुए कहाँ पहुँचती हैं? हिमालय पर। कहाँ पहुँचती है? हिमालय के पास। अब इन हवाओं को जो अरब सागर की शाखा है, इस शाखा को कितनी उपशाखाओं में विभाजित किया है? 3 उपशाखाओं में विभाजित किया है। पहली उपशाखा पश्चिमी घाट पर, जो दूसरी इसकी उपशाखा है वो पहुँचती है विंध्याचल व सतपुड़ा घाटियों में। कहाँ पहुँचती है? विंध्याचल व सतपुड़ा घाटियों में पहुंचती है। और जो तीसरी शाखा है वो गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। और जो अरावली है, इस अरावली के समानांतर कहाँ पहुंच जाती है? पंजाब राज्य में। कहाँ पहुंच जाती है? पंजाब राज्य में। तो राजस्थान में सबसे पहले कौन सी शाखा प्रवेश करती है? तो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है। और किस जिले से प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद में अगली कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ बंगाल की खाड़ी से ऊपर नमी धारण करती है और यहाँ पर भारत व म्यांमार के मध्य स्थित अराकन पर्वत से टकराती है। किससे टकराती है? अराकन पर्वत से ये हवाएं टकराती है और यहाँ पर वर्षा करने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की ओर घूमती हैं। किस ओर घूमती है? भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। और यहाँ पर गारो खास गारो जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराकर गारो, खासी व जयंतियों की कीपाकार आकृति है। कैसी आकृति है? कीपाकार आकृति होने के कारण यहाँ पर क्या करती है? अत्यधिक वर्षा। अतः है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोसिनराम। कौन सा है? मोसिनराम। और ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। इसी की जो दूसरी शाखा है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा करती है। किस घाटी में वर्षा करती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। फिर ये जो हवाएं हैं ये हिमालय के सहारे गंगा के मैदान में वर्षा करते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में ये किस क्षेत्र से प्रवेश करती हैं? हाड़ौती से। किससे प्रवेश करती हैं? हाड़ौती से। और इन्हीं हवाओं से या बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और संपूर्ण राजस्थान में होती है। लगभग कितनी होती है? 90%। जबकि अरब सागर से कितनी होती है? 10% वर्षा होती है। अब जो 90% वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, जो 10% है वो किससे होती है? अरब सागर की शाखा है। तो इस तरह से ये जो मानसून है वो कहाँ प्रवेश करता है? राजस्थान में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी व इसका अंतर देखते हैं। राजस्थान, राजस्थान में वर्षा, राजस्थान में वर्षा, और इसमें बांट देते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसून या जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर। उत्तरी पूर्वी मानसून अर्थात थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर वर्षा राजस्थान में नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखा बताइए आप। कितनी शाखा? 2 शाखा। पहली शाखा आती है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और दूसरी शाखा कौन सी बताई? बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो अरब सागर की शाखा है, तो पहली लाइन तो यूं ही बनती है कि यह राजस्थान में क्या करती है? सर्वप्रथम प्रवेश। यह राजस्थान में सर्वप्रथम क्या करती है? प्रवेश करती है। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, और ये लगभग करती है मध्य जून। कब माना जाता है राजस्थान में मानसून का प्रवेश? मध्य जून में करती है। कौन सी शाखा? अरब सागर की शाखा। जो अरब सागर की शाखा है यह राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो यह करती है बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में करती है? बांसवाड़ा जिले में। अतः है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है भाई? बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। अगला क्वेश्चन बनता है कि अरब सागर की शाखा से राजस्थान के किस भूभाग में वर्षा होती है? तो देखो राजस्थान के संदर्भ में बात करें
तो ये जो अरावली है ये क्या है, अरावली है। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसके दक्षिण में, अरावली के दक्षिण में अर्थात जो दक्षिण में स्थित जिले हैं उन्हीं में इस शाखा से क्या होती है, वर्षा होती है। बाकी जो इसकी शाखा है या ये शाखा है ये मरुस्थल के सहारे या अरावली के समानांतर होने के कारण सीधी कहाँ निकल जाती है, पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है, पंजाब में। तो इस शाखा से दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है। किस में होती है, दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है। और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा किन जिलों में होती है, तो वो जिले कौन से हैं, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर, इन 4 जिलों में मुख्यतः इससे क्या होती है, वर्षा। किस शाखा से, अरब सागर की शाखा से। और इस शाखा से संपूर्ण वर्षा का राजस्थान में कितना प्रतिशत वर्षा होती है, तो 10% वर्षा होती है। बाकी 90% किससे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस शाखा का सर्वाधिक ठहराव, अरब सागर की शाखा का सर्वाधिक ठहराव राजस्थान के किस जिले में है, तो आंसर आता है सिरोही में। किस जिले में है, सिरोही में। और सिरोही में भी एक स्थान है जिसका नाम क्या है, माउंट आबू। क्या है, माउंट आबू में इसका क्या है, सर्वाधिक ठहराव है। किसका, अरब सागर की शाखा का। उसके बाद में इस शाखा से पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। इस शाखा से पश्चिमी मरुस्थल में क्या नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि अरावली बीच में अवरोधक नहीं है और पाकिस्तान से आने वाली जो पछुआ पवनें होती हैं, कौन सी पवनें, पछुआ पवनें होती हैं, इन पवनों की शुष्क प्रवृत्ति के कारण, किसके कारण, शुष्क प्रवृत्ति, क्योंकि इनमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या होती है, बिल्कुल शुष्क होती हैं। तो शुष्क प्रवृत्ति के कारण जो ये अरब सागर की शाखा की हवाएं थी वो हल्की होकर इस मरुस्थल को क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। ये क्या हो जाती है, यहाँ पर हल्की हो जाती है और इस मरुस्थल को क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। तो ये तो क्या थी, अरब सागर की शाखा। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है यह सर्वप्रथम झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में करती है, झालावाड़, अर्थात बता सकते हैं कि हाड़ौती प्रदेश से प्रवेश करती है। हाड़ौती प्रदेश या झालावाड़ जिले से। उसके बाद इस खाड़ी से या बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे संपूर्ण राजस्थान में क्या होती है, वर्षा होती है। संपूर्ण राजस्थान में क्या होती है, वर्षा होती है लगभग। और इस शाखा से राजस्थान की 90% वर्षा होती है। कितनी होती है, 90% क्या होती है, शाखा से वर्षा होती है। किससे, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। 10% अरब सागर की शाखा से, जबकि 90% बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद में इस शाखा का सर्वाधिक ठहराव या बंगाल की खाड़ी की शाखा का सर्वाधिक ठहराव राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका आता है झालावाड़ में। किस में है, झालावाड़ में इस शाखा का क्या है, सर्वाधिक ठहराव है। और अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यह शाखा भी मरुस्थल में क्या नहीं कर पाती है, वर्षा नहीं कर पाती है। क्योंकि मरुस्थल में वर्षा इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि इसके बीच में क्या आ गई, अरावली अवरोधक, अतः ये हवाएं अरावली को पार नहीं कर पाती। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यह अरावली का क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा भी मरुस्थल में क्या नहीं कर पाती है, वर्षा नहीं कर पाती है। और इसी का एक पार्ट आता है जिसको बोला जाता है पूर्वइया। क्या बोला जाता है, पूर्वइया। जो पूर्वइया होता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा का ही क्या होता है, एक रूप होता है। तो ये थी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की राजस्थान में बातें। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि अरब सागर की शाखा की दिशा पूछ ले राजस्थान में और वह बंगाल की खाड़ी की दिशा पूछ ले, तो वो क्या है। तो अरब सागर की शाखा की दिशा ये है, यूँ, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर क्या है, इसके अरब सागर की शाखा। जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही है यूं, तो उत्तर, दक्षिण,
पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये है इसकी दिशा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अरब सागर की शाखा की दिशा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जबकि बंगाल की खाड़ी की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से किस ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ये क्या थी, राजस्थान में वर्षा की स्थिति। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या है। राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण, राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण, तो देखो वर्षा कम होने के कारण बात की जाए राजस्थान में, तो पहला कारण आता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति के बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा, और जो कर्क रेखा ये है अपनी भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तो कर्क रेखा या जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है उसकी दूरी कर्क रेखा से सापेक्ष दूरी क्या है, अत्यधिक है। क्या है, अत्यधिक दूरी होने के कारण यहाँ प्राय सूर्य की लगभग प्रतिवर्ष सीधी किरणें ना पड़ के क्या पड़ती हैं, तिरछी रहती हैं। क्या रहती हैं, तिरछी रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा जो कारण आता है वो आता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, तो इस भूभाग की या राजस्थान के भूभाग की समुद्र से क्या है, अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर जो दैनिक व वार्षिक तापांतर है वो बहुत कम होते हैं। अतः है यहाँ पर क्या नहीं हो पाती, वर्षा, अर्थात ये जलवायु कैसी होती है, विषम जलवायु पाई जाती है। जो समुद्री जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें कैसी जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वो किसके नज़दीक है, समुद्र से। अगला जो इसका कारण बनता है वो बनता है समुद्र से ऊंचाई। समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। यही कारण है कि मैदानी भागों का जो तापमान है वो अधिक होता है, जबकि पर्वतीय भागों का तापमान कम होता है। चौथा कारण जो इसका बनता है वो है उच्चावच। क्या है, उच्चावच। उच्चावच की बात की जाए तो उच्चावच में अपन बात कर सकते हैं अरावली की। किसकी बात कर सकते हैं, अरावली की। तो जो अरावली है वो क्या है, समानांतर अरब सागर की क्या है, समानांतर है। अतः जो अरब सागर की शाखा है वो अरावली के समानांतर सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कारण है। उसके बाद में जो अगला कारण आता है वो आता है वनस्पति का अभाव। राजस्थान में क्या, वनस्पति का अभाव भी क्या है, एक मुख्य कारण है। इसके बाद में अगला कारण आता है पाकिस्तान से मरुस्थल के सहारे आने वाली गर्म पछुआ पवने जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से मरुस्थल में सहारे आने वाली जो गर्म पछुआ पवने है ये इन हवाओं को क्या कर देती हैं, हल्की कर देती है, और ये हल्की होने पर ये हवाएं अरावली के सहारे मरुस्थल को पार कर जाती हैं। उसके बाद में राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का जो मुख्य कारण है वो है अनियमित वर्षा, या अपन बता सकते हैं अपर्याप्त वर्षा या अनिश्चित वर्षा है। क्या है, अनिश्चित वर्षा है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी क्या, जलवायु। अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ। एक और रह गया पश्चिमी विक्षोभ, जिससे क्या होती है, राजस्थान में क्या होती है, वर्षा होती है। ये थे इसके कारण मुख्यतः अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई,
उच्चावच वनस्पति का अभाव और पाकिस्तान या मरुस्थल के सहारे से आने वाली जो गर्म पछुआई पवनें होती हैं या लू होती हैं वो इन हवाओं को क्या कर देती हैं, हल्की। और राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, अनियमित, अपर्याप्त या अनिश्चित वर्षा। अब रह गया हमारा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के बाद में राजस्थान की क्या करते हैं, जलवायु का वर्गीकरण। तो पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, तो देखो पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में, किस सागर में, भूमध्य सागर में उठने वाला एक शीतोष्ण, कई बार ये पूछा जाता है कैसा, किस प्रकार का है, तो यह शीतोष्ण, शीतोष्ण चक्रवात। जो पश्चिमी विक्षोभ है वह शीतोष्ण में उठने वाला एक चक्रवात भूमध्य सागर में। और जब भूमध्य सागर में, तो यहाँ पर जो तिब्बत का पठार था उस पर क्या चलती हैं, जेट स्ट्रीम धाराएं, और इन धाराओं की दिशा क्या होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम। तो पश्चिम से किस ओर होती है ये दिशाएं, पूर्व की ओर होती हैं। तो जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ इजराइल, इराक, जॉर्डन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुकुश पर्वत के ऊपर पहुंचता है, तो जो ये जेट स्ट्रीम धाराएं हैं, ये जेट स्ट्रीम धाराएं इस भाग को ग्रहण कर लेती हैं, किसको, पश्चिमी विक्षोभ को, एक भाग। तो और यहाँ पर जब हिमालय से टकराने के बाद में ये कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो एक भाग है इसका पश्चिमी विक्षोभ का, वो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में होने वाली क्या है, एक वर्षा है, जिसे अपन माउट के नाम से जानते हैं। और शीतकाल के दौरान भूमध्य सागर में ये क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात है। जो जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं, जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं, और ये इन धाराओं की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व होती हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ को क्या कर लेते हैं, भाग को ग्रहण कर लेते हैं। और ये जब ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हिमालय से टकराने के बाद में ये हवाएं कितने भागों में डिवाइड हो जाती हैं, 2 भागों में। तो एक भाग इसका उत्तरी पश्चिमी भारत में क्या करता है, वर्षा करता है। किस भाग में करता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में जो ये वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ की, ये किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। अतः यह जो फसल है हिमपात, वो किसके लिए लाभदायक है, सेब की फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। जबकि दिल्ली, उत्तरी पूर्व दिल्ली, हरियाणा और उत्तरी पूर्वी राजस्थान व यूपी में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, इसे जाना जाता है माउट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, माउट के नाम से। जो किसके लिए लाभदायक है, रबी की फसल के लिए क्या है, लाभदायक। प्री मानसून व उत्तरी पूर्वी मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की जलवायु, और अगला जो वीडियो आएगा हमारा उसमें बात करेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। धन्यवाद।